हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रिल्यूड। आज इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं और इस बुक की पूरी समरी बुक 1 to लेकर 40 से लेकर 14 तक की समरी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को एक जो है आप लोगों ने सबने सुन ही लिया होगा, मैं लेट हूँ बताने में और आपने जो भी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं, आज एक अच्छी खबर ये आई है कि जो आयोग है उसके गठन के लिए विधेयक जो है वो पास हो गया है, बिल जो है वो पास हो गया है। एक मतलब अब क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी एग्जाम्स हैं या नई वैकेंसी आनी है, चाहे यूपी टेट है होना हो या एलटी की वैकेंसी आनी हो या यूपी टीजीटी पीजीटी के जो इस बार जो ये 2022 में वैकेंसी आई थी उसके एग्जाम्स होने हो, सभी अब एक ही आयोग से होंगे। तो उस आयोग के गठन के लिए मंजूरी अब जो है वो मिल गई है और इसी के साथ जल्द ही आपको आयोग का गठन और उसके साथ जल्द ही एग्जाम, मान के चलिए कि एग्जाम जो है अगर आयोग 2 महीने में गठित हो जाता है तो उसके कुछ ही टाइम बाद आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहली बात यह है कि एक मोटिवेशन आप लोगों का जो ख़त्म हो गया था उसको उस मोटिवेशन को अपना फिर से करिए और इसके साथ ही अब फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करिए और जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है वो लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब जल्दी ही एग्ज़ाम जो है कि डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें मैं अभी ले रही हूँ वो सभी मतलब अभी यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। डेट का जरा थोड़ा सा वो हो जाए तो पता और चल जाएगा। तो अब इसके साथ ही अब हम थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक अभी तक जो है मेरा लाइव बैच चल रहा था मगर मैंने कोई नया बैच लॉन्च नहीं किया था। ये एक नया बैच जो है हम लॉन्च कर रहे हैं 15 अगस्त से। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन लाइव बैच, तो ये एक सुपर स्पॉनिक स्पीड से चलने वाला एक बहुत जो है एक बैच है और 15 अगस्त को ये लॉन्च हो रहा है और लाइव पेड बैच। तो अगर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन तो वो इस बैच को देख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा एक प्रैक्टिस बैच है जो पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं और जो है भाई ऐसा है कि उनकी तो प्रैक्टिस होती रहती है, लेकिन इसके अलावा जो लोग कहीं और भी पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस जो है करना चाहते हैं केवल, तो उनके लिए ये है लाइव एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच जिसमें फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स हैं। जो वो फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स हैं वो उसी तरीके के हैं जिस तरीके के एग्जाम्स में पेपर आते हैं, उसी फॉर्मेट में बनाए गए पेपर्स हैं। तो ये वाला बैच जो है ये लाइव चलता है। ये वाला बैच भी इसमें आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आपको हार्ड कॉपी में मिलते हैं। इसमें 50 के अराउंड जो है वो टेस्ट है और इसके अलावा ये हमारे वीडियो बैचेस हैं जिसमें यूपी टीजीटी का, पीजीटी का और DSSB का, ग्रामर का, ये जो भी आप लाइव हो या आपका जो वीडियो बैच हो, दोनों में ही आपको नोट्स जो हैं वो आपके घर पे हार्ड कॉपी में मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसके साथ ही मैं आप लोगों को प्रिल्यूड के बारे में बताती हूँ। और एक और चीज, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो ऐप जो है इंग्लिश सूत्रा का ऐप है प्ले स्टोर पर, आप उस प्ले स्टोर पे से ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप डाउनलोड किया तो आपके पास हमारी तरफ से कॉल जाएगी या हम आपको परेशान करेंगे। आप ऐप पर आके जो अवेलेबल कोर्सेज है, अगर आपके मतलब का है या फ्री ऑनलाइन टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं। अच्छा लगे ठीक है, ना अच्छा लगे तो ऐप को डिलीट मार दीजिए। लेकिन आपको कोई भी जानकारी जो है चाहिए पेड बैचेस के बारे में, पेड क्लासेस के बारे में, तो वो आपको मिलेगी इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। चलिए अब हम लोग आज प्रिल्यूड के बारे में देखेंगे। प्रिल्यूड, भाई देखिए प्रिल्यूड जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही ज्यादा जिसे कहना चाहिए एक रेवोल्यूशनरी वर्क है। एक ये उनका एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ ने किससे प्रभावित थे, वो ही वॉज जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्योंकि एक फ्रेंच रेवोल्यूशन था, नीड फॉर व्हाट, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स बट इन एवरीथिंग। तो ये प्रिल्यूड जो है वर्ड्सवर्थ का एक बहुत ही ज्यादा जिसे कहना चाहिए एक एम्बिशियस वर्क था। वो चाहते थे कि प्रिल्यूड को इस तरीके से डिजाइन करें कि वो मिल्टन की जी के पैराडाइज लॉस्ट को पीछे छोड़ दे।
तो उस तरीके का वर्क था ये प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। सबसे पहली बात ये है कि ये वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यहाँ पे उन्होंने अपने बचपन से लेके बड़े होने तक की कहानी सुनाई है। इसे लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन भी कहा जाता है। द प्रिल्यूड बिगन इन 1799 में स्टार्ट करा था, 1805 में कंप्लीट हुई थी, 13 बुक्स में हो गई थी। हालांकि लेकिन जो 14 बुक्स, उसके बाद वो जिंदगी भर इस पर काम करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद वो 1850 में उनकी वाइफ के द्वारा उसे 14 बुक्स में पब्लिश किया गया। द फर्स्ट वर्जन प्रिल्यूड की जो पहली 2 किताबें थी वो 1799 में ही आ गई थी। उसके बाद जो 13 बुक्स थी वो 1805 में आई, और जो फाइनल एंड रिवाइज्ड वर्जन था दैट केम आउट इन 1850 विथ 14 बुक्स, 14 किताबों के साथ जो है वो आया था। द पोएम इज सबटाइटल्ड ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। इसका सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इट इज एन अकाउंट ऑफ वर्ड्सवर्थ्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अ पोएट। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें जो हैं उनकी कैसे मतलब वो मैच्योर हुए, उनके बचपन से लेके मैच्योरिटी तक की कहानी जो है वो इसमें बताई गई है। Wordsworth begins the poem by describing the impact the natural world had on his childhood by describing its beauty and richness, as he states, to more than infant softness giving me among the fretful dwelling of mankind a knowledge, a dim earnest of the calm which nature breathes among the field and groves। वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम जो है ये बताई कि नेचुरल वर्ल्ड, बचपन से उनके ऊपर नेचर का क्या इम्पैक्ट रहा, और वो कहते हैं टू मोर देन इन्फेंट सॉफ्टनेस गिविंग मी अमंग द फ्रेटफुल ड्वेलिंग ऑफ माई, कि नेचर जो है उनको क्या जो है वो सिखाती है, नॉलेज। नेचर क्या देती है? एक नॉलेज, अ डिम अर्नेस्ट ऑफ द काम, एक शांति है, विच नेचर, वो शांति जो नेचर अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ जो ब्रीथ करती है। व्हेन यू आर इन द लैप ऑफ नेचर यू एंजॉय दैट कामनेस दैट यू डोंट फाइंड इन द डिंस एंड नॉइजेस ऑफ द सिटी। ही डिस्क्राइब्स हिज पैसेज फ्रॉम चाइल्डहुड एनिमल प्लेजर्स। उन्होंने बताया कि जब बचपन में उन्होंने एक बोट का बताया है और जो है वो रिवर बेदिंग का सीन बताया है कि चाइल्डहुड के प्लेजर्स कैसे कंपेयर करा एनिमल प्लेजर, मतलब बस जो अपनी जो एक केवल जो इंद्रियों का सुख है उसको लेने को, एनिमल प्लेजर्स का। थ्रू एडोलसेंस सेंसुअल पैशन फॉर द वाइल्ड एंड ग्लूमी, जब एडोलसेंस में चले तो वाइल्ड पैशन जो है, सेंसुअल पैशन जो है बड़ा। टू द अडल्ट अवेयरनेस ऑफ द रिलेशन ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड फाइनली टू अ सेंस ऑफ द ह्यूमन एंड मॉरल वर्ल्ड। और धीरे धीरे एक वो स्टेज दिखाई है जिसमें नेचर को के ऑब्जेक्ट्स को की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। वो सेम यही चीज आप टिंटन एबे में भी देखते हैं, तो वो जो नेचर का क्या इम्पैक्ट है। The influence of French Revolution also forms a major part of the poem। मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही गहरा प्रभाव है इस पोएम में। Wordsworth describes his early days of political disinterestedness towards the cause of the French people to his days of active। उन्होंने इसमें बताया है कि पहले उन्हें पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं थी, मतलब जो फ्रेंच पीपल जो भी अपने कॉज के लिए लड़ रहे थे उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, फाइनली ग्रोइंग, फिर उसके बाद उनको लगा था कि ये जो एक रेवोल्यूशन है ये एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। लेकिन फिर उसके बाद उनका डिसिल्यूजनमेंट, कि जब पावर जिसके हाथ में होती है वो अपने से नीचे वाले को क्रश करता ही है। टुवर्ड्स द कॉज एज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ आइडियल्स, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स का, that ideals couldn't get fulfilled, वो नहीं हुए। रिचर्ड क्लार्क ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ की जो ये पोएम है दैट्स लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन। बिल्डिंग्स रोमन नॉवल का मतलब होता है कि अ नॉवल ऑफ फॉर्मेशन ईयर्स, तो और इसमें ये लिरिकल कहा है कि अ नॉवल ऑफ ए वर्क ऑफ फॉर्मेशन ईयर्स। तो इसमें उन्होंने बचपन से बड़े होने की कहानी बताई है। क्रोनोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स द 14 बुक्स एज फॉलोज।
इनकी बुक्स के नाम है 14 की 14 किताबों के नाम है। बुक 1 एंड 2 में चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम एक्सपीरियंसेस हैं। बुक 1 एंड 2 में मैं इनकी समरी जो है अब आई डोंट नो वेदर यू विल फाइंड देम इंटरेस्टिंग और नॉट, मगर मैं जो है इनको समरी जो है इनकी बताऊंगी लाइंस के साथ। बुक फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम एक्सपीरियंसेस, बहुत ज़्यादा नेचर से प्रभावित। बुक 3 रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसका जो ऑरा यूनिवर्सिटी का ग्रोइंग एलिनेशन की यूनिवर्सिटी में जाके नेचर से दूर होना, सेल्फ अब्जॉर्प्शन, खुद के बारे में सोचना, समर वेकेशन। बुक 4 है। बुक 5 डिस्क्राइब्स द बुक्स ही रेड। Book 6 his experience at Cambridge University and on walking expeditions in the Alps. Epiphany on one climb where he sees into the life of things, कि उन्होंने बुक 6 में अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंसेस को बताया है एक्सपीडिशन एल्प्स में, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है ऑन वन क्लाइंब वेयर ही सीज इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, जब उन्होंने चीजों को ध्यान से देखा। एंड बाय विच अ सेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, और उसके बाद ईगो और नो ईगो के बीच में सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। द माइंड एंड नेचर इज रिस्टोर्ड बाय द इनसाइट दैट एवरीथिंग फिजिकल मैनिफेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिचुअल। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो भी चीज फिजिकल है, जो हमें दिखता है, वो स्पिरिचुअल आत्मिक, वो आत्मिक चीजों को बताता है। बुक 7 रेजिडेंस इन लंदन, डिप्रेसिंग फर्स्ट हैंड एनकाउंटर्स विद द डाउन ट्रॉडन। इसमें उन्होंने जो डाउन ट्रॉडन है, द लोली एंड द लॉस्ट, उनके बारे में जो है बताया है, उनके बारे में देखा है। द डिस एनफ्रेंचाइज्ड एंड एग्जाम्पल ऑफ मैन, कि इंसान कैसे इंसान के प्रति ही क्रूर है, ये उन्होंने इस बुक में बताया। बुक 8 रेस्टोरेटिव इंसाइट, हाउ द लव ऑफ नेचर लीड्स टू द लव ऑफ मैन, कि इफ यू लव नेचर तो कैसे आप इंसान से भी प्यार करते हैं। बुक आप क्रूर तब होते हैं जब आप नेचर से दूर जाते हैं। व्हेन यू आर इन द लैप ऑफ नेचर यू स्टार्ट लविंग ह्यूमैनिटी एज वेल। बुक 10 एंड 11 हिज एक्सपीरियंसेस इन फ्रांस बोथ बिफोर एंड आफ्टर। भाई 10 और 11 में उन्होंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले और बाद के एक्सपीरियंसेस, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर, जब उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो से वो बिल्कुल डिसएंचेंटेड हो गए थे, क्योंकि वट एवर ही थॉट ऑफ इट्स आउटकम दैट कुडंट गेट अचीव्ड, वो चीज नहीं मिल पाई। बुक 12 एंड 13 द क्लाइमैक्स ऑफ द पोएम वाइल क्लाइंबिंग माउंट स्नोडाउन, और ये उसमें दिखाया है कि इसमें माउंट स्नोडाउन पे वो चढ़ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ हैज अनदर एपिफेनी, यहाँ एक और ज्ञान का मोमेंट है। थैंक्स टू द इमेजिनेशन सेल्फ एंड अदर एग्जिस्ट इन हार्मोनी, कि मैं और वो जब जो है एक हार्मोनियस बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं। बुक 14 में उन्होंने कंक्लूजन दिया है। अ की कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज द स्पॉट्स ऑफ टाइम। ये आप लोगों ने एक ये चीज सुनी भी होगी कि ये स्पॉट्स ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने दिया है। These are epiphanic moments where ordinary everyday events and entities appear extraordinary and transcendent, become charged through the creative imagination with enormous physical, emotional and spiritual meaning. ये स्पॉट्स ऑफ टाइम का उन्होंने दिया है। ये एपिफेनिक मोमेंट होते हैं, ये एक वो मोमेंट होते हैं जब आपको अचानक से किसी चीज का रियलाइजेशन होता है। ठीक है, किसी चीज का जब रियलाइजेशन होता है उसे एपिफेनिक मोमेंट कहते हैं। वो ऑर्डिनरी इवेंट्स, वो ऑर्डिनरी एंटिटीज जो बिल्कुल वो तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है जब जो है हम उनके स्पिरिचुअल मीनिंग्स निकालते हैं। तो वो ज्ञान की छोटी छोटी चीजें जो हमारे दिमाग में इकट्ठी होती रहती हैं और अचानक से हमें एक ज्ञान की प्राप्ति होती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉट्स ऑफ टाइम। द स्पॉट्स ऑफ टाइम हैव अ रिनोवेटिंग वर्च्यू। ये जो स्पॉट्स ऑफ टाइम होते हैं ना, जो हमें एक अचानक से बैठे बैठे जब हमें ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं और हमें एक रियलाइजेशन होता है किसी चीज का, उसे एपिफेनी मोमेंट कहते हैं। वो स्पॉट्स ऑफ टाइम कहा है वर्ड्सवर्थ ने। ये रिनोवेटिंग वर्च्यू होते हैं क्योंकि ये हमारे माइंड को नरिश करते हैं, हमारी प्लेजर को बढ़ाते हैं। द इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ दैट कुड बी रिकॉल्ड बाय द इमेजिनेशन टू रिवाइटलाइज एंड रिन्यू पोएटिक। ये वो मोमेंट्स होते हैं कि जो मोमेंट्स जो हैं वो हमारे रिवाइटलाइज करते हैं, जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। अगर आपने स्पॉट्स ऑफ टाइम है कि जैसे आपने डेफोडिल्स पोएम पढ़ी होगी,
तो उन्होंने उसमें कहा है कि जब ऑफ व्हेन आई एम इन पेंसिव मूड ते जो है फ्लैश अप इन दैट इनवर्ड आई, कि वो जो है वो जो डैफोडिल्स हैं वो मेरे आंखों के आगे, वो जो अदृश्य आंख हैं उसके आगे वो कौंधते हैं और मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है। ये क्या है? ये एपिफेनी जो है वो मोमेंट है कि किस चीज़ से खुशी। ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं ये आपको एक एहसास दिलाते हैं कि आपको ये नेचर के एक रिवाइटलाइज करने के पॉइंट्स हैं जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो जो है स्पॉट्स ऑफ टाइम में उन्होंने बताया है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर द बोट स्टीलिंग एपिसोड। इसमें उन्होंने बोट स्टीलिंग एपिसोड दिखाया, इसमें एक बोट स्टीलिंग एपिसोड है, ये जो है स्पॉट्स ऑफ टाइम के रूप में दिखाया है। एंड एसेंट ऑफ माउंट स्नोडॉन। तो ये थे हमारा आज, केवल मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों को दिया कि जो है इसको अगर हम एक क्विक उसमें लेते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में लें, तो मैं आपको इसमें बताऊं कि जो प्रिल्यूड का है कि प्रिल्यूड जो है वो कितनी बुक्स में है। फिलहाल प्रिल्यूड जो है, भाई जब लास्ट एडिशन आया था प्रिल्यूड का तो ये 18 जो 50 में आया था, दैट वाज इन जो है 14 बुक्स। और इसके बाद आपको ये भी पता है कि ये वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़ा एपिक लिखना चाहते थे, रिक्लूज, और उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो बनाना चाहते थे, किसको? द प्रिल्यूड को बनाना चाहते थे। ये पोएम जो है उन्होंने पोएम टू कॉलरिज, किसको डेडिकेट जो है? पोएम टू कॉलरिज। इसका बहुत लंबे समय तक नाम ही नहीं था, पोएम टू कॉलरिज जो है इसका नाम उन्होंने दिया था। इस पोएम को एक बहुत ही ज्यादा इनकी महत्वाकांक्षी पोएम थी और पूरी जिंदगी वो इस पे काम जो है वो करते रहे। हाँ, उनका वो जो एपिक था रेक्लूज वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन प्रिल्यूड और इसके साथ एक्सकर्शन जो है वो जरूर जो है वो पूरे हुए, लेकिन रेक्लूज पूरा नहीं हो पाया। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे और मैं कुछ और आपको पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर जो है वो बताना चाहूंगी, अगर कोई पॉइंट मैं भूल गई हूं। ये पोएम जो है ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और ये इस पोएम में उन्होंने जो है मतलब इस पोएम को इन्होंने बहुत ही ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इट वाज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। और इसके बुक अगर हम मैं इसके बुक्स को आपको बताऊं कैसे हैं, तो जैसे बुक है, पहली है बुक 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। बुक 2 है स्कूल टाइम कंटिन्यूड, ये इनके टाइटल्स हैं। बुक 3 रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज। बुक 4 समर वेकेशन। बुक 5 बुक्स। बुक 6 कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स। बुक 7 रेजिडेंस इन लंडन। Book 8 retrospect love of nature leading to love of man. And book 9 residence in France. Book 10 the residence in France continued. Book 11 France concluded. Book 12 imagination and taste how impaired and restored. Book 13 imagination concluded. And book 14 conclusion. तो ये जो है इसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है जो बहुत ही प्यारी है, ब्लिस वॉज इन इट दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। इसी में इन्होंने जो मैंने अभी आपको बताया स्पॉट्स ऑफ टाइम का जो फ्रेज है वो इसमें इन्होंने कॉइन किया है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1799 में ये 2 बुक्स में आई थी और 1805 में 13 में और 1850 में 14 बुक्स में। तो ये और ये उनकी पोस्टुमसली जो है 1850 में जो है ये पब्लिश हुई थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए। होप ये अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट, उससे जो है बुक वाइज समरी जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। जिससे प्रिल्यूड, ये तो केवल इंट्रोडक्शन था, प्रिल्यूड को समझने में आसानी रहे वो मुझे बुक वाइज मैं बताऊंगी कि क्या बुक 1 में क्या स्टोरी है, बुक 2 में क्या है, बुक 3 में क्या है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊँ। जैसे मैंने इससे पहले पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताया है तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो बस इतना ही छोटा सा एक सेशन रखा था। अब मिलती हूँ कल, बाय बाय। और पढ़ते रहिए, पढ़ने से जी मत चुराइए।
बस थोड़ा सा जो है मेहनत करनी है, और जो है सब्र का फल और मेहनत का फल तो मीठा होता ही है।